आज की कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसा राष्ट्रीय हीरो जिसे पूरा देश जानता है, उसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्यों बताया गया? चलिए, इसी सवाल के पीछे छिपे लद्दाख के भविष्य की इस पूरी लड़ाई को समझते हैं। हाँ, तो सोनम वांगचुक का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को एक मशहूर फिल्मी किरदार याद आता है, फुनसुक वांगडू। एक ऐसा किरदार जो जमीनी स्तर पर कमाल के इनोवेशन का प्रतीक है। लेकिन उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। वो एक विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, एक मैग्सेसे अवार्ड विजेता, जिन्हें उनके कमाल के आइस स्तूप के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा इनोवेशन है जो हिमालय के ऊंचे बर्फीले इलाकों में पानी की कमी को दूर करता है। तो फिर सवाल ये उठता है, और यही बात इस पूरे मामले को इतना हैरान करने वाला बनाती है कि इतने सम्मानित व्यक्ति को 26 सितंबर 2025 को भारत के सबसे कड़े कानूनों में से एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में क्यों लिया गया। सोचिए, ये वो कानून है जो बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखने की इजाजत देता है। तो इस क्यों का जवाब समझने के लिए हमें 2025 की उन घटनाओं को देखना होगा जहां से हालात बिगड़ते चले गए और बात उनकी गिरफ्तारी तक पहुंच गई। देखिए, सब कुछ सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर हुआ। 10 सितंबर को वांगचुक ने एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें लद्दाख के युवा भी उनके साथ आ गए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, तनाव बढ़ता गया और 24 सितंबर को एक विरोध मार्च ने एक हिंसक रूप ले लिया, ऐसा जो लद्दाख ने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर 26 सितंबर को उन्हें एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया। 24 सितंबर का वो दिन लद्दाख के लिए एक बहुत ही काला दिन साबित हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो झड़पें हुईं, उनमें 4 लोगों की जान चली गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिंसा के फौरन बाद सरकार का पक्ष एकदम साफ था। उन्होंने वांगचुक को मुख्य उकसाने वाला बताया। आरोप यह था कि उनके भाषणों ने ही भीड़ को हिंसा के लिए भड़काया था, और इसी आरोप के आधार पर 2 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो हिंसा हुई, ये जो विरोध हुआ, ये सब अचानक नहीं था। इसकी जड़ें असल में सालों से पनप रहे एक बड़े संघर्ष में हैं, और वो संघर्ष है लद्दाख की स्वायत्तता का। देखिए, 2019 में लद्दाख की एक बहुत पुरानी मांग पूरी हुई। उसे जम्मू और कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। शुरू में तो सब बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जल्द ही स्थानीय लोगों को ये एहसास हुआ कि इस नए दर्जे का मतलब ज्यादा स्वायत्तता नहीं, बल्कि कम स्वायत्तता है। अब उनका शासन सीधे दिल्ली से होता था, और जमीन और नौकरियों पर जो खास अधिकार थे वो भी खत्म हो गए। और इसी एहसास के बाद एक मांग ने जोर पकड़ा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग। अब ये 6ठी अनुसूची क्या है? ये असल में एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच है, जो आदिवासी क्षेत्रों को उनकी जमीन, जंगल और संस्कृति पर कानून बनाने और नियंत्रण रखने का खास अधिकार देता है। और इस एक मांग ने पूरे लद्दाख को एक कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल, जो अक्सर अलग अलग राय रखते हैं, वो भी अपने सारे मतभेद भुलाकर एक साथ आ गए, और उन्होंने सरकार के सामने ये 4 मुख्य मांगें रखीं। तो एक तरफ तो ये स्वायत्तता की लड़ाई चल ही रही थी, लेकिन कहानी में एक और बहुत बड़ा एंगल है जो राजनीति की सतह के नीचे छिपा है, और इसका सीधा संबंध लद्दाख की जमीन और भारत की ऊर्जा जरूरतों से है। 13 गीगावाट, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये उस विशाल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का साइज है जिसे भारत सरकार लद्दाख में लगाने की योजना बना रही है। ये प्रोजेक्ट भारत के नेशनल क्लाइमेट गोल्स के लिए बहुत जरूरी है। ये एक सोलर और विंड एनर्जी का मिलाजुला प्रोजेक्ट है जो चांगथांग के नाजुक इकोलॉजी वाले इलाके में लगेगा, और इसके लिए चाहिए हजारों एकड़ जमीन। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही जमीन है जो 6ठी अनुसूची लागू होने पर स्थानीय लोगों के नियंत्रण में आ जानी थी। और यहीं पर हितों का सीधा टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ सरकार के राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य हैं, और दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों की स्वायत्तता की मांग, दोनों आमने सामने हैं। इसी स्थिति को एक्टिविस्ट एक नाम देते हैं, ग्रीन कॉलोनियलिज्म। मतलब देश के बाकी हिस्सों को बिजली देने के लिए एक नाजुक इलाके के संसाधनों का इस्तेमाल करना, जिसकी कीमत वहां के स्थानीय लोगों को चुकानी पड़े। अब ये पूरा मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, जहां एक बड़ी कानूनी लड़ाई चल रही है। सोनम वांगचुक के वकील उनकी हिरासत के आधार को ही चुनौती दे रहे हैं।
बचाव पक्ष का सबसे बड़ा दावा यह है कि अधिकारियों ने जानबूझकर एक बहुत जरूरी सबूत छिपाया, एक ऐसा सबूत जो वांगचुक के पक्ष में था। और वो सबूत था एक वीडियो। जरा सोचिए, जिस वक्त बाहर हिंसा हो रही थी उसी दौरान वांगचुक ने शांति की अपील करते हुए ये वीडियो जारी किया था, जिसमें वो साफ साफ युवाओं से हिंसा रोकने को कह रहे थे। वकीलों का सीधा आरोप है कि ये वीडियो उस अधिकारी को दिखाया ही नहीं गया जिसने गिरफ्तारी के आदेश पर साइन किए थे। इसके अलावा केस में एक और बड़ी कानूनी खामी की तरफ इशारा किया गया। सरकार ने जिन वीडियोस को वांगचुक के खिलाफ सबूत बनाया, उन्हें बचाव पक्ष को देने में 28 दिन की देरी कर दी। ये सीधे सीधे किसी भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इससे उसे अपना बचाव तैयार करने का जरूरी समय ही नहीं मिलता। तो अब जरा इस एक मामले से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई अकेला अलग थलग मामला है या फिर ये असहमति से निपटने के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। और जब हम वांगचुक के मामले को दूसरे एक्टिविस्ट्स के मामलों के साथ रखकर देखते हैं, जैसे दिशा रवि, अखिल गोगोई या डॉक्टर कफील खान, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है, जब भी किसी ने बड़ी सरकारी परियोजनाओं या नीतियों का विरोध किया तो उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा या राजद्रोह जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई दो अलग अलग नजरियों की है। एक तरफ है सरकार का नजरिया जो सीमावर्ती इलाके में राष्ट्रीय सुरक्षा और बड़े विकास प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देता है, और दूसरी तरफ है लद्दाख के लोगों का नजरिया जो अपने स्थानीय अधिकारों, अपनी संस्कृति और अपने नाजुक पर्यावरण को बचाने की संवैधानिक मांग कर रहे हैं। तो इस केस का जो भी नतीजा होगा वो सिर्फ सोनम वांगचुक की आज़ादी का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करेगा। और हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाएगा कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और लोकतांत्रिक असहमति को दबाने के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए।